जैसे कि तुम लोग जानते हो, इसके पहले जो ज्योग्राफी का चैप्टर 1 था उसमें हम लोग हिमनद के कार्य तक, यहाँ तक हम लोग पोर्शन जो था उसको ख़त्म किए थे। और इसके बाद आज हम लोग करेंगे। और इसके बाद एक तो बच जाएगा, ये हिमनद के कार्य के बाद बच जाएगा कि पवन का जो जो कार्य होता है वो बच जाएगा चैप्टर। आज ये कंप्लीट करा देंगे हिमनद के कार्य को। तो हिमनद के कार्य में बताए थे कि जैसे नदी में बताए थे कि परिवहन 3 प्रकार का होता है, ठीक है। कौन? अपर्दन और नीचे कमेंट करो। और एक होता है मैदानी भाग और एक होता है डेल्टाई भाग। ये 3 प्रकार के इसमें भी हमको देखने को मिलेगा। और अपवन में भी ये 3 प्रकार देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग हिमनद के बारे में बात कर रहे हैं, तो हिमनद पर ही पूरा हम लोग का ये वीडियो रहेगा। अगर जिसको ये चीज़ नहीं समझ में आएगा कि ये टर्म क्या होता है, तो मैंने पीछे इसके पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें जाकर देख लेना। सब जो डाउट्स होगा वो क्लियर हो जाएगा। ये आज बहुत इंटरेस्टिंग मतलब टॉपिक तुम लोग का होने वाला है। मतलब तुम देख पाओगे कि क्या चीज़ हो रहा है एक्चुअली। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग कि हिमनद के अपक्षय द्वारा निम्नलिखित स्थलाकृतियाँ बनती हैं। मतलब हिमनद के द्वारा कौन कौन से स्थलाकृतियाँ बनती है। स्थलाकृतियाँ मतलब हम तुम लोग को पहले ही बताए थे कि जो छोटे छोटे स्थलाकृतियाँ बनते हैं वही उसी को यहाँ पे बात कहा जा रहा है। तो हिमनद में भी बनेंगे। जैसे नदी में क्या बने थे? वी आकार की घाटी और जलप्रपात, ये सब बन रहे थे, ठीक है। और इसी प्रकार हिमनद में भी अपक्षय द्वारा माने अपर्दन द्वारा कुछ स्थलाकृतियाँ बनेगी। जैसे तुम लोग का हम एक छोटा सा दिखाते हैं। ये देखो, ये भी हिमनद का एक पार्ट है, ठीक है। ये क्या है? हिमनद का एक पार्ट है। इसमें क्या हो रहा है कि हिमनद ये जो यहाँ पे देखो, ये वाला जो पोर्शन है, क्या हो रहा है? हिमनद का ये गिर जा रहा है, गिर रहा है ना। तो ये वाला जो पहला जो है, इसमें क्या होता है, माने पानी इसमें समा जाता है और समाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये क्या होता है, मतलब अंदर तक जाता है और इसके अंदर वाले पार्ट को तोड़ देता है। और लास्ट में क्या होते हैं? ये हिमनद गिर जाते हैं। ये यहाँ पे है। ऐसे ही बहुत और बहुत सारा है, और चैप्टर जैसे पढ़ाते जाएंगे वो सब दिखाते जाएंगे। तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चैप्टर के साथ जुड़े रहना। तो हम लोग बात करेंगे हिम ग्रहण द्वारा। तो हिम क्षेत्र में ऊंचे पर्वतीय ढालों पर हिम नदी के अपर्दन द्वारा निर्मित अर्धवृत्ताकार या चम्मच या कटोरे के या आरामदेह कुर्सी के आकार का जो स्थलाकृतियाँ बनती है उसे हम क्या कहते हैं? हिम ग्रोवन कहते हैं, ठीक है। इस भू स्वरूप में, ये जो भू स्वरूप मतलब क्या? इसका जो भूमि है उसका रूप जो है वो फ्रांस के में सर्क, मतलब ये जो है इसका नाम जो है अलग अलग देशों में अलग अलग रखा गया है। जैसे पानी को हिंदी में पानी बोलते हो और बाहर में जाओगे तो वाटर बोलेंगे, कोई बोलेगा कि पेयजल है। तो इसी तरह इसका नाम क्या है, अलग अलग देश में अलग अलग पड़ा है। बट मतलब इसका जो भी शेप है, आकार है, सब सेम रहेगा। मतलब कहने का मतलब पानी है तो पानी ही है। अब बोलने का वो तरीका अलग है दूसरे देश में। जैसे कोई वाटर बोलता है तो कोई पेयजल बोलता है, तो कोई शुद्ध जल बोलता है, ठीक है। तो उसी प्रकार इसका भी अलग अलग नाम रखा गया है अलग अलग देश में। फ्रांस में इसे सर्क कहते हैं, जर्मनी में कार कहते हैं, स्कॉटलैंड में कोरी, और वेल्स में कवम कहते हैं। आदि अलग अलग नाम दिया गया है। मतलब अलग अलग देश में इसका अलग अलग नाम दे दिया गया है। अब बट ये क्या है, इसका जो मेन इसमें पॉइंट जो है, तो ये क्या है? अर्धवृत्ताकार है, चम्मच के कटोरे के समान है
और आरामदेह कुर्सी के समान होता है। और जो आरामदेह कुर्सी का जो गर्त बनता है, गड्ढे को, उसी को हम क्या कहते हैं, हिम गुहर कहते हैं। ये वाला देखो, ये आरामदेह कुर्सी का समान है। और इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे पानी मतलब हिमनद इसमें आहिस्ता आहिस्ता इसमें जा रहे हैं, मतलब जब गर्मी होगा तो उसमें पानी समाने लगेगा, और ठंडे होंगे तो क्या होगा, पानी जमने लगेंगे। तो जब वो एक जगह जब जमेंगे तो क्या करेंगे, वो जगह अपनाएंगे। पानी तो इतना था, वो जमेंगे तो थोड़ा सा जगह लेंगे, तो वो थोड़ा सा जगह लेंगे तो उसको धकेल लेंगे, मतलब इधर उधर वो जगह लेंगे। तो वही यहाँ पे जगह लिया गया है यहाँ पे। तो वो क्या है, गड्ढा का निर्माण हो जा रहा है, वही यहाँ बताया जा रहा है। सामान्य रूप से जब हिमनद पर्वतों के खड़े ढाल से नीचे उतरती है तो वहाँ तनाव एवं खिंचाव से हिम सारी या गहरी एवं संकुचित दरार उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे लंबवत दरार को हिम वीवर कहते हैं। कहने का मतलब इसका पॉइंट का क्या है कि जो हिमनद है, तो हिमनद ये ये क्या है, खड़े ढाल की तरह है, ये सब है ना। तो वो जब हिमनद खड़े ढाल से यहाँ से ऐसे नीचे उतरती है, जब उतरती है तो उसमें तनाव और खिंचाव से हिमनद की एक गहरी, मतलब हिमनद जो है वो गहरी और संकुचित मतलब छोटा हो जाता है, और उससे जो लंबवत दरार उत्पन्न होता है उसे हिम वीवर कहते हैं। गर्मी के समय में हिम का पिघला जल इसी दरार के सहारे नीचे की चट्टानों के छिद्र या दरारों तक पहुंचता है, जो रात में ठंडा पाकर ठोस या बर्फ बन जाता है तथा फैलता है, जिसके कारण दरारें पर दबाव पड़ता है और फलस्वरूप जो छिद्र या दरार की चट्टानें जो है टूट जाती है और उन टूटे हुए टुकड़ों को हिमनद स्थानांतरित कर देती है। इस प्रकार हिमनदी के अपरदन द्वारा छिद्र बड़े गर्त का रूप ग्रहण कर लेते हैं, जिसके परिमाण रूप से विकसित सर्ग का निर्माण होता है। जब सर्ग में हिम का पिघला जल एकत्र हो जाता है तो उससे निर्मित झील को गिरिताल या टॉर्न झील कहते हैं। हिमनद जो है उससे क्या हो रहा है, बर्फ का पिघल कर जो एक छोटा सा मतलब जहाँ पे जल एकत्रित होने लगता है उसे हम टर्न या गिरिताल कहते हैं। हिमनद एवं हिमालय एवं आल्प्स के पर्वतीय भागों में ऐसे झील देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कहने का इसका एक ही तात्पर्य है कि जो बर्फ क्या पिघलते हुए आ रहे हैं। देखो हम तुम लोग का यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखो, ये देखो, ये हिमनद है। और ये जैसे ही धूप निकलेंगे, तो जब जैसे धूप निकलते हैं तो ये देखना पिघलना स्टार्ट होगा। धूप निकले तो ये पिघलना स्टार्ट होगा, आस्ते आस्ते वो नीचे आने लगेगा। और इसी के बीच में क्या होता है, कुछ जगह पे हिमनद जाकर पानी के रूप में बदल जाते हैं, वही रात में जाकर ठंडे होकर ठोस में बदलते हैं। तो इस प्रकार की क्रियाएं चलती रहती है। जब ये क्रियाएं चलती रहती है तो हिमनद क्या होते हैं, ऐसे ही इसका हाल हो जाता है। ऐसे देखो क्या होते हैं, गिर जाते हैं या ऐसे, ठीक है। अरेत, ये क्या होता है, या इसे अरेत तुम लोग का एग्जाम में जो देता है वो अरेत बोल कर देता है, ठीक है। ये या कंघी नुमा कटक।
इसको आरेत ही एग्जाम में देता है, तो फोकस उसी टर्म को करो जो एग्जाम में आया है। पेपर प्रीवियस ईयर को देखते रहो कि कौन सा टॉपिक से क्या आ रहा है, उससे तुम लोग का आइडिया लगता रहेगा। न तो पढ़ने के लिए बहुत सारे, इसमें तुम सोचोगे कि इतना ही इसको पढ़ना है, नहीं, इसमें बहुत सारा पढ़ाने को है, बट हम लोग को वही चीज़ पढ़ना है जो मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस है, ठीक है। और चैप्टर में जो दिया है उसी को केवल अभी हम लोग को पढ़ना है। आगे जाओगे इस पर बहुत सारा मतलब तुम इस पर रिसर्च कर सकते हो कि किस तरह क्या होता रहता है। तो आरेत क्या होता है, जब एक पर्वतीय कटक के दोनों ढालों पर हिमानिया अकेले सर्क बना लेती है, तब कंघीनुमा कटक का निर्माण होता है। अधिक अपर्दन के कारण तेज नुकीली सुइयां खड़ी दिखाई देती है, इसे हम आरेत कहते हैं। वहाँ पे वो कंघीनुमा होगा। तो यहाँ पे कंघीनुमा बोलने का तुम लोग का क्या यहाँ पे तात्पर्य है कि जब हिमनद जो है या आरेत जो है वो अपर्दन के कारण तेज नुकीली या सुइये की तरह बना लेते हैं। बोलने का तात्पर्य है कि जैसे ये पर्वत है, तो पर्वत है तो यहाँ से हिमनद यहाँ से जाएंगे तो ये वाला जो है घर्षण के कारण ये क्या होगा, अपर्दन होता रहेगा, और एक समय ये जो ये है तो ऐसे नोकीले की तरह बन जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आरेत कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो दिखाया गया है। देखो ये वाला जो नुकीले चीज बन रहा है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, आरेत बोल रहे हैं। और यहाँ भी वही चीज है, इस नुकीले वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, आरेत बोलते हैं। अब आता है पिरामिड चोटी। पिरामिड पीक क्या होता है, तो कोई हिम ग्रोवन जिनकी दीवारें विभिन्न किनारों से अपर्दित होती है, एक पिरामिड आकार की भू दृश्य निर्मित करती है, इसे पिरामिड पीक कहा जाता है। जैसे मटरहन पिरामिड चोटी का उत्तम उदाहरण है। यहाँ पे ये तुम लोग का पिक्चर देखोगे तो क्लियर होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला पीक, ये जो पीक है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पिरामिडल पीक बोलते हैं। ये हिमनद के अपर्दन के कारण स्टार्टिंग में ऐसे नहीं रहती है, ये इस टाइप से शेप में रहती है, कोई भी शेप में रहती है। तो हिमनद यहाँ से क्या होता है, पिघलना स्टार्ट होता है, तो ये पिघलते पिघलते ये नोकीले यहाँ पे बन जाती है। देखो यहाँ पे नोकीले बन गई है ये वाला, तो इसी को क्या बोलते हैं, पिरामिडल पिक बोलते हैं। यहाँ पे वही चित्र को दिखाया गया है। यहाँ पे सर्क बन गया है, यहाँ पे पिरामिड चोटी का निर्माण कर रहा है। ये सब तुम लोगों का पीडीएफ में मिल जाएगा। अब आते हैं जो एग्जाम के लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको याद करना होगा। तो पिरामिड छोटी टाइप का जो है वो उसको याद करना, क्योंकि पूछता है कि अपर्दन के फलस्वरूप बनने वाले स्थलाकृतियों को 5 नंबर में पूछ देता है। तो उसमें तुम कम से कम अगर तुमको लर्न है तो 3 बनाना, 3 के साथ पिक्चर दोगे तो तुमको 5 में जो मार्क्स होगा उसमें 4 या 4.5 मिल सकता है, बट उसको ट्राई करना है कि 4 ठो लिखने का। तो इसका जो अगला जो पार्ट है अपर्दन का ही है, तो वो है यू आकार का शेप। नदी की तरह हिमनद स्वयं अपनी घाटी नहीं बनाता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जिस प्रकार नदियाँ क्या करती थी, जहाँ से जा रही थी तो वहाँ पे काट कर भी आकार की घाटी बना रही थी, ये वो काम नहीं करती है। तो बात आता है कि यू आकार की घाटी फिर बना कैसे, उसी को हमको पढ़ना है। तो ये पुरानी नदी की घाटी के मार्ग को ग्रहण कर लेती है। मतलब जो पुराना जो नदी है
जो नदी है वो नदियाँ जो सूख जाती है उसी को मार्ग को ये अपना लेती है। कौन? हिमनद। तो उस मार्ग को अपना लेती है तो नदिये की घाटी भी आकार की होती है। नदी की घाटी हम तुमको पढ़ा दिए हैं, तो वो क्या होता है? भी आकार का होता है। तो हिमनद इसकी तली व किनारों को घीस व खरोच कर गहरी एवं चौड़ी कर देती है, जिसके कारण अंग्रेजी के यू आकार की तरह बन जाती है। इनके दोनों किनारों का ढाल खड़ा होता है। हिमनद की इस लंबी व चौड़ी घाटियों को हिमद्रोणी कहते हैं। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये पहले ये भी आकार की ऐसे घाटी थी, भी आकार की ऐसे घाटियाँ थी। ठीक, कौन सा? तो नदी का, ठीक है, नदी का ये भी आकार का घाटी था। तो जब नदी का भी आकार की घाटी था तो इसमें हिमनद आकर बहने लगे। ठीक है, इसमें हिमनद आकर बहने लगे। जिस प्रकार नदी क्या है? पानी बहता है, उसी प्रकार हिमनद भी बहता है। ठीक है, हिमनद पतला होता जाएगा तो वो बहना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब बहता है तो ये वाला जो किनारा वाला जो पार्ट है इसको खरोचता हुआ मतलब काटते रहता है और लास्ट में जाकर ये ऐसा यू आकार का शेप बना लेता है। देखो यहाँ पे इसका समझाने का प्रयास किए हैं। देखो ये नदी का क्या है? एक पार्ट है नदी का। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हिमनद आकर बहना स्टार्ट कर रही है। ये क्या है? नदी का पार्ट है और नदी के पार्ट में ये क्या है? हिमनद आकर बहना शुरू हो जा रहा है और लास्ट में क्या? यू आकार का शेप बना रहा है। यही जो होता है यू आकार का घाटी होता है जो हिमनद बनाता है। तो सब चीज रियलिस्टिक हम तुमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये नहीं कि मतलब थ्योरेटिकल मतलब थ्योरी पढ़ लिए और यहाँ पे तुमको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार कट रहा है। ठीक है, तो जितना हो रहा है उससे ज्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं। अब आता है लटकती हुई घाटी क्या होता है। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब हमेशा याद करके रखना। मुख्य हिमनद अपने सहायक हिमनद की अपेक्षा बहुत विशाल होने से अधिक कटाव करता है, जिससे यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे माइंड में रखना कि मुख्य जो हिमनद है, मुख्य मीन्स जो मेन हिमनद है, जहाँ से जो हिमनद निकलती है, जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती है उसी प्रकार हिमनद का जो मुख होता है जहाँ से वो निकल रहा है वो मुख्य अपने सहायक हिमनद की अपेक्षा बहुत विशाल होता है। जो छोटी उसका जो सहायक हिमनद होते हैं वो मुख्य हिमनद बहुत ही विशाल होते हैं। तो अधिक कटाव, विशाल होने से अधिक कटाव करता है, जिससे मुख्य हिमनद की घाटी सहायक हिमनद की घाटी की अपेक्षा बहुत गहरी हो जाती है। कि जो मुख्य हिमनद होते हैं तो वो क्या करेंगे? अपर्दन, घर्षण जितने भी है सब ज्यादा करेंगे, क्योंकि हिमनद की बहाव सबसे तीव्र होती है वहां पे। और जो मुख्य मतलब सहायक हिमनद होते हैं तो छोटे छोटे हिमनद होते हैं तो घर्षण भी कम करेंगे और काटना छाटने की क्रिया भी कम होगी मुख्य हिमनद के तुलना में। वही यहाँ पे बोला जा रहा है। अतः दोनों के संगम पर सहायक हिमनद की घाटी मुख्य हिमनद की घाटी के ऊपर लटकती हुई प्रतीत होती है। हिम के पिघल जाने पर सहायक हिमनद की घाटी से पानी प्रपात बनना शुरू हो जाते हैं और मुख्य हिमनद की घाटी में गिरता है। इसे प्रपाती या लटकती हुई घाटी कहते हैं। प्रपाती। तो हम लोग यहाँ पे तुमको क्या, यहाँ पे तुमको समझ में आया तो होगा। अगर देखो यहाँ पे बहुत सिंपल वे में मतलब ये तुमको बहुत सारे बुक से कलेक्ट करते हैं कि जो सबसे इजी वे होता है उसी को हम तुमको देने का चेष्टा करते हैं, क्योंकि इजी रहेगा तो तुमको लर्न करने भी और समझने में भी दोनों में भी आसानी होगा। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अतः दोनों के संगम पर
अतः दोनों के संगम पर, संगम मीन्स ये देखो, दोनों के संगम पर सहायक हिमनद की घाटी मुख्य हिमनद की घाटी के ऊपर लटकती हुई प्रतीत होती है, और हिम के पिघल जाने पर सहायक हिमनद की घाटी से पानी प्रपात बनते हुए मुख्य हिमनद की घाटी में गिरता है। कि जो मुख्य हिमनद मान मुख्य जो हिमनद है उसमें क्या सहायक हिमनद आ रही है, तो ये समझो कि ये और ये मुख्य हिमनद है, ठीक है, ये सब मुख्य हिमनद है और ये इसके सहायक हिमनद है। तो ये आएगी तो यहाँ पे इस तरह हल्का सा लटकेगी, इस तरह हल्का से लटकेगी, पानी नहीं है कि गिर जाएगी। तो ये हिमनद थोड़ा सा यहाँ पे क्या होगा, लटकेगी। देखो बहुत ध्यान से समझो, ये है और ये रहा, ठीक है, जितना समझोगे उतना फायदा करेगा। इस तरह से क्या होगा, पहले लटकेगी, फिर क्या होगा, ये हिमनद इस हिमनद में यहाँ से कटकर गिरकर इसमें बहना शुरू हो जाती है। इसी को बोलते हैं कि जब छोटी हिमनद आती है तो यहाँ पे लटकती हुई प्रतीत होती है, कुछ देर बाद इसमें गिर जाती है, तो इसी को हम बोलते हैं लटकती हुई घाटी। चलो यहाँ पे वही दिया है कि हिम के पिघल जाने पर, ये हिम पिघल रहा है और पिघल के आकर यहाँ पे देखो झरना की तरह यहाँ पे लटकती हुई प्रतीत हो रहा है। ये मुख्य ये वाला जो है इसी को बोला जा रहा है लटकती हुई घाटी। ये सब मिलेगा, ये नोट से तुमको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उसका लिंक किस में है, डिस्क्रिप्शन के नीचे है। तो अभी तक वीडियो को देखे हो तो वीडियो को कम से कम लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अब आते हैं मेसील या रॉबर्ट रास मटाने। मेसील या रास मटाने हिमनद के मार्ग में आने वाली ऊंची कड़ी चट्टानें हिमनद के घर्षण द्वारा चिकने एवं सपाट टीलों में बदल जाती है। ये टीले दूर से देखने पर बैठी हुई भेड़ की पीठ की तरह दिखाई पड़ती है। इसी से इन टीलों को मेस सेल कहते हैं। इसका मुख्य ढाल चिकना एवं साधारण होता है, जबकि इसका विपरीत ढाल उबड़ खाबड़ होता है। ठीक है, यहाँ पे ये तुमको बताया है कि जो हिमनद की ऊंची कड़ी चट्टानें घर्षण के कारण क्या हो रहा है, पिघल जा रहा है। क्या हो रहा है, पिघल जा रहा है और टीलों की तरह बन जा रहा है। ये टीले जो छोटे छोटे टीले हैं, इसे दूर से देखने पर भेड़ की पीठ की तरह प्रतीत होते हैं। इसी कारण इसे रास मटाने या मेस सील कहा गया। ठीक है, और इसका अगला जो विशेषता यहाँ पे बता रहा है कि सम्मुख ढाल मतलब सामने वाला ढाल जो है चिकना और साधारण होता है। देखो यहाँ पे तो सब दिखाया जा रहा है, तो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो सामने वाला जो भाग है क्या है, चिकना और साधारण है, जबकि इसके विपरीत जो ढाल है ये क्या है, ऐसे उबड़ खाबड़ ऐसे ही ना है। और ऐसे हम इसको बना देंगे तो बन गया, क्या बन गया, रास मटाना। ठीक है, अब आता है फियोर्ड। शीत कटिबंध में हिमनद कभी कभी समुद्र तट तक पहुंच जाती है। ये हिमनद अपनी घाटियों को समुद्र सतह से भी अधिक गहरी करती है और काटती भी है। इस प्रकार समूचा समुद्र तट अत्यधिक फट जाता है और समुद्र में घुसी हुई हिमनद की घाटी
हिमनद की ये घाटी ये काफी लंबी और चौड़ी एवं गहरी होती है। इस घाटी को फ्योर्ड कहते हैं। जैसे नॉर्वे और ग्रीनलैंड और अलास्का आदि के तट पर फ्योर्ड के कारण अत्यंत कटे फटे हैं और फ्योर्ड तटों पर उत्तम प्राकृतिक बंदरगाह मिलते हैं। फ्योर्ड तटों पर उत्तम प्रकार के प्राकृतिक तटबांध मिलते हैं। कि देखो शीत कटिबंध, जो शीत कटिबंध है उसमें क्या होता है, हिमनद कभी कभी समुद्र के तट तक पहुंच जाते हैं और ये हिमनद अपनी घाटियों को समुद्र के सतह से भी अधिक गहरी काटते हैं। देखो जब ये समुद्र में जाएंगे हिमनद, तो हिमनद जाहिर सी बात है कि वो काटते हुए जाएंगे। वो तो पानी की तरह नहीं ना कि कम काटेंगे, वो थोड़ा सा ठोस पदार्थ है। ठोस पदार्थ है तो ठोस पदार्थ है तो वो क्या होंगे, काटेंगे थोड़ा सा ज्यादा, तो गहरी करते हुए क्या समुद्र में हिल जाते हैं तो गहरी हो जाती है। ठीक है, वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि घाटिये को समुद्र सतह से भी अधिक गहरी काटते हैं। इस प्रकार समूचा समुद्र तट अत्यधिक कट फट जाता है। इससे क्या होता है, जो हिमनद आकर समुद्र में गिरे है तो वहां पे कट फट बहुत ज्यादा होता रहता है। और समुद्र में घुसी हुई हिमनद ये घाटी काफी, ये क्या हो रहा है कि जो समुद्र जो है, समुद्र में हिमनद क्या हो रहा है, घुस जा रही है, मतलब अंदर प्रवेश कर जा रही है, जो कि काफी लंबी चौड़ी एवं गहरी हो जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्योर्ड कहते हैं। देखो यहाँ पे यहीं पे है, आगे पे यहाँ पे देखो यही है फ्योर्ड। थोड़ा सा पिक्चर सही नहीं है बट समझने लायक है। ये क्या है, हिमनद है, ये आ रही है और यहाँ पे ये तुम लोग का हिमनद आ रही है और ये क्या है, ये समुद्र के अंदर प्रवेश कर जा रही है। ये क्या है, समुद्र समझो ऐसे, या ये जितना भी पार्ट है ये सब समुद्र का पार्ट है। तो इसमें आकर वो क्या हो रहा है, प्रवेश कर जा रही है। जब समुद्र के अंदर प्रवेश कर जा रही है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, फ्योर्ड बोल दे रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं सिंह एवं पुछ। ठीक है, तो जब किसी हिम प्रभावित स्थल भागों में ज्वालामुखी प्लग ऊपर गांठ के रूप में निकला रहता है, तो जिस ओर से हिमनद आता है उस उठे हुए भाग की मुलायम मिट्टी का हिमनद द्वारा अपक्षय हो जाता है, जिससे वह ढाल उभर खाबर हो जाता है। बोलने का यहाँ पे, जब ज्वालामुखी प्लग के ऊपर गांठ के रूप में निकला रहता है, जैसे ज्वालामुखी फटता है तो उसके ऊपर क्या होता है, गांठ की तरह बन जाता है। गांठ मीन्स एक बोले, जैसे बोलता है कि गठिया इसका हो गया है तो पैर में इस तरह से दिखा जाता है ना, ऐसे ऐसे, तो उसी प्रकार ज्वालामुखी जब फटता है तो इस तरह से गांठ बन जाता है। वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि गांठ के ऊपर जिस ओर से हिमनद आता है, मतलब जिस तरफ से हिमनद आ रहा है, उस उठे हुए भाग की मुलायम मिट्टी का हिमनद द्वारा अपक्षय होता है। कि जो मुलायम जो मिट्टी है उसका क्या होगा, अपक्षय होगा। अपक्षरण होगा मतलब कटाव होगा। ठीक, ऐसे हिमनद जाएगी तो इस वाले मिट्टी को क्या करेगी, काटते हुए जाएगी। जहाँ पे कठोर मिट्टी मिलेगा तो उसको थोड़ा कम काटेगी, जहाँ पे मुलायम होगा उसको दबा के काट देगी। ठीक है, जिससे
वो ढाल क्या होता है जिससे क्या होगा, अगर यहाँ पे मुलायम है तो ज़्यादा काट देगी तो ऐसे हो जाएगी, फिर ऊपर आएगी तो कठोर हो जाएगा, तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसी की तरह प्रतीत होता है, वही उभर खाबर ऐसे ऐसे। बोलने का मतलब है कि ऐसे ऐसे हुए प्रतीत होती है, दिखाई देती है, ऐसे होता है। ठीक है, जबकि दूसरी ओर की मुलायम चट्टाने का कम कटाव होता है, अतः वह ढाल मंद तथा दूर तक विस्तृत होता है और लंबी पूंछ की तरह दिखाई पड़ता है। इस तरह सामने वाले ऊंचे भाग को श्रृंग और पीछे वाले को पूंछ कहते हैं। ठीक है, मतलब सामने का जो भाग है श्रृंग कहेंगे, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, और पीछे वाले को पूंछ कहेंगे। ठीक है, इसको याद कर लेना। यहाँ देखो, ये क्या है, हिमनद की दिशा में है तो ऐसे चल रहे हैं। ये क्या है, पीछे का जो पूंछ है यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे कुछ और नहीं है, इसको पूरा तुम देख लो कैसे क्या हो रहा है एक बार। जब सूर्य निकलेंगे तो क्या होगा, हिमनद पिघलना शुरू हो जाएगा। देखो, सूर्य निकले, पिघलना शुरू होने स्टार्ट हो रहा है। पानी की तरह पूरा नहीं पिघल जाएंगे, ये बर्फ है तो थोड़ा एकदम हार्ड बर्फ है। ठीक है ना, इसी कारण से ये थोड़ा बर्फ के रूप में पिघलेंगे, लास्ट में जाकर ना पानी बनते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो पिघल गए हैं ये वाला पोर्शन। ठीक है, इसको देखो पिघले थे, संकुचन हो रहा है, तो यहाँ पे दिखाया जाएगा। इसको तो तुमको दिखा दिए क्या, हिमनद जो भी आकार की घाटी है, और ये क्या हो रहा है, गार्ज कैनियन, ये सब है। तो इसको एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना। यहाँ पे टर्न या कोरिस लैक, मतलब जो छोटा छोटा झील बन रहा है, मतलब पर्वत के ऊपर पिघल कर जो छोटा झील बन रहा है उसे टर्न या केरिस लैक कहा जाता है। और केरिस या वॉर्म या स्क्रू क्या होता है, जो आराम कुर्सी के तरह होता है। देखो यहाँ पे सब दिखाया गया है, ये वाला जो पार्ट है इसी का है। ठीक है, तो एक बार देख लेना अपने से तो ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखो, ये क्या होगा कि अगर ये इंसान बताओ जिंदा रहेगा कि नहीं, इसके भाग्य के ऊपर है। क्योंकि ये जो हिम है कब पिघल कर धराम से नीचे गिर जाए कोई बता नहीं सकता है। ठीक है, तो ये कभी भी गिर सकता है, तो ये जान समझो कि एक तरह से जोखिम ही है, भरा है। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें वही हो रहा है कि मतलब इसमें सिकुड़ाव और संकुचन, मतलब फैलाव और फैलाव और संकुचन होता रहता है। तो क्या होते हैं, ये इस तरह से रूप ले लेते हैं। ये देखो इस तरीक़ा से हाल होता है, मतलब अंदर अंदर फैलाव संकुचन होता रहता है, तो ये हाल हो जाता है। यहाँ भी वही है। चलो, ये रहा तुम लोगों का चैप्टर। अगर इसमें कुछ जैसे स्पेलिंग, मतलब हिंदी का जो स्पेलिंग है थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि मैं पूरा ही क्लियर वे से मतलब एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा सा मतलब उतना तो बोर्ड नहीं है कि बोर्ड पे थोड़ा सा मतलब अपने लैंग्वेज में लिखने का थोड़ा सा टाइम भी रहता है, तो इसमें लगता है, तो इसमें हो सकता है कि कुछ त्रुटि हुआ होगा, तो उसको अपन वहाँ पे तो तुमको दिखेगा, उसको मैनेज कर लेना। बट एक्चुअल जो चीज़ होता है वो चीज़ हम तुमको समझाने का प्रयास किए हैं कि ये चीज़ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो चीज़ हम तुमको समझाने और दिखाने दोनों का भी प्रयास किए हैं। तो इसका जो अगर देखते हैं कि अगर इसका अगला पार्ट है कि नहीं इसमें, मतलब हिमनद का
अगर होगा तो अगले में वो आएगा, और नहीं तो इसके अगले मतलब अगले वीडियो में तो हम लोग करेंगे किसका टॉपिक करेंगे, तो करेंगे हम लोग पवन का। अगर हिम्मत का देखेंगे कि मतलब कुछ इम्पोर्टेंट अगर रहेगा समझाने लायक, जैसे निक्षेपण हुआ, परिवहन हुआ, उससे अगर कुछ मतलब तुमको समझाने लायक रहा तो फिर मैं तुमको समझाऊंगा, नहीं तो आगे स्किप कर जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद से हम लोग डायरेक्ट मिलेंगे ये फ़ोन में, ठीक है। उसके बाद से हम लोग डायरेक्ट जाएंगे 5 चैप्टर में, ठीक है। 5 चैप्टर का बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट्स आया था, तो देखो मतलब सारे वीडियो को तो एक साथ अपलोड नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि जो डाटा मिलता है वो तो सेम ही सबको मिलता है, तो उसमें सबका क्या बोलते हैं, सबका ही प्रॉब्लम होता होगा, क्योंकि मेरा ऑनलाइन क्लासेस भी रहता है। तो ऑनलाइन क्लासेस में मतलब मेरा जो इंजीनियरिंग का जो कोर्स है उसमें ऑनलाइन क्लासेस रहता है, उसमें मतलब उसमें भी बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस में मतलब नेट बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है। तो उसमें नेट बहुत सारे ज़्यादा यूज़ हो जाता है। जिस दिन क्लासेस ऑफ रहता है उस दिन हम ट्राई करता हूँ कि मतलब वीडियो अपलोड कर दूँ, क्योंकि देखो तुम लोग का भी हेल्प करना मेरा मोटिव है। क्योंकि देखो मैं जिस परिस्थिति से गुजरा हूँ उससे मैं ये चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट है उसको कुछ हेल्प हो जाए, इसीलिए ये कोशिश कर रहा हूँ। और कॉलेज में जाने के बाद तो ये प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे वाईफाई अवेलेबल रहेगा, तो वहाँ से मैं लेकर उसमें रेगुलरिटी पूरा रहेगा। तो एटलीस्ट ट्राई मतलब मेरा ट्राई रहेगा कि मतलब वीक में 2 या 3 अब से वीडियो अपलोड कर दूँ, छोटा ही करूँ बट करने का ट्राई रहेगा, ठीक है। चलो अभी तक देखो, तो अगर वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया हो तो कर दो, क्योंकि वीडियो में थोड़ा सा एफर्ट लगता है, तुमको भी पता है कि कोई भी चीज़ करने में थोड़ा सा मेहनत लगता है, पढ़ने में तुमको मेहनत लगता है, तो ये वीडियो हमको पढ़कर फिर उसको क्या चीज़ देना है तो मेहनत तो थोड़ा सा लगता है, तो उसके लिए सब्सक्राइब और लाइक कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में।